प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। ओडिशा के सोनपुर में एक रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस और ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजेडी पर हमला करते हुए कहा कि इनकी सरकारें गरीबी हटाने के लिए कारगर नहीं रही, क्योंकि उन्होंने गरीबी ही इनकी राजनीतिक फसल है। उन्होंने कहा कि गरीबी से पार पाना है तो कांग्रेस को हटाना होगा। असल में कांग्रेस और बीजेडी को गरीबी, अगर गरीबी को हटाने की एक बढ़िया से बढ़िया जड़ी बूटी अगर है तो उस जड़ी बूटी का नाम है कांग्रेस हटाओ। इधर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी सरकार पर देशभक्ति की नई परिभाषा गढ़ने का आरोप मढ़ दिया है। आज हमें देशभक्ति की नई परिभाषा सिखाई जा रही। वर्तमान सरकार असहमति का सम्मान करने को बिल्कुल राजी नहीं है। जब अपनी आस्था पर टिके रहने की वजह से लोगों पर हमले होते हैं तो सरकार क्या करती है? सरकार अपना मुंह फेर लेती है। गुजरात सालों से बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह सीटों का अंतर कम हुआ है, उससे पार्टी फिर से पिछले आम चुनाव जैसा प्रदर्शन कर पाएगी, इस पर सवालिया निशान ने हमारे संवाददाता मनीष देसाई से खासबात में कहा कि राज्य में इस बार भी बीजेपी 26 में से 26 सीटें जीतेगी। कितनी सीटें गुजरात में जीती जा सकती है? क्या पिछली बार जो 26 मिली थी वो रिपीट हो सकती है, और इसके लिए क्या रोड मैप तैयार है? एक्चुअली हमें पूरी श्रद्धा है, हम मानते हैं कि 26 में से 26 जीतेगी, क्योंकि इस चुनाव का मुख्य मुद्दा रहेगा किसके हाथ में देश सलामत। तो एक ही जवाब है, मोदी के हाथ में देश सलामत है। 6,000 की स्कीम लेके आए 72,000 रुपये का। आपको लगता है कि ये मुद्दा कहीं ग्रामीण इलाकों में या पहले देखिए, अगर कांग्रेस जीतेगी तो ये करेंगे, जीतने का सवाल ही नहीं है। जो हारते हुए पार्टी होती है वो तो कोई भी वादा कर सकते हैं जिसमें न स्टैटिस्टिक्स हो न कोई उसका लॉजिक हो, लेकिन दे दो, किसी भी तरह से वोट ले लो। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक वाक्य में मैं कहूं तो किसी भी तरह से मत को लूटो, वोट को लूटो, ये उनका मैनिफेस्टो का बेस रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आज आखिरकार कांग्रेस का हाथ उन्होंने थाम लिया। कांग्रेस नेता मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। वे इस बार कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने इस बार पटना शंकर प्रसाद को करने के बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को जो कप्तान है, जो मुखिया है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होगी, जवाबदेही उन्हीं की होगी। जो हालत किया अगर लोकशाही को तानाशाही में बदला तो। लेकिन आज मैं राहुल गांधी जी को कहता हूँ कि राहुल गांधी जी आज प्रेजेंट नेशन, फेस ऑफ द नेशन है एंड फ्यूचर ऑफ द नेशन है। अब हमारी खास पेशकश CNBC आवाज की चुनाव यात्रा। चुनावी घमासान बढ़ता जा रहा है। पिछले आम चुनाव में निर्णायक भूमिका पर सबकी नजरें हैं। इस बार यूपी जनता का क्या मूड है, इसे टटोलने के लिए हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में CNBC आवाज की चुनाव यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बागपत लोकसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां पर भाजपा उम्मीदवार को महागठबंधन से कड़ी टक्कर मिल रही है। राम जी, हम इस वक्त हैं बागपत के गौरीपुर जवाहर नगर गांव में, और कई सारे लोग यहां बैठे हुए थे। मैं सोचा क्यों नहीं इन लोगों से जानूं कि आखिर इस बार इलेक्शन में ये लोग किसको जितवा रहे हैं। सतपाल जी ने कुछ काम किया जी पास? ये तो सतपाल ने करवा दिया, ये तो बना हुआ दिखा दिया जी। और मोदी ने भी एक काम कर दिया, जहाँ एक फलांग भी हुआ है ना कमरा, उसमें लाइट है। 4 साल होली इतने काम कर दिए उनने इसमें भारत में, और कितने किसी नेता ने नहीं करे। अच्छा जी, और बात सुन लो, अब भी कर ही रहे हैं, मतलब जो बदमाश है सारे अपने आप ही हुए आगे। और हम तो 12 निकलते भी डरते रात को। अब वो डर नहीं होता? अजीब है ही नहीं, कहीं भी फिरो आदमी। अब तो हम मजे मार रहे। गांव के लिए कई सारे विकास के वादे किए गए थे कि किसानों के पैसे देंगे, मुफ्त में कनेक्शन, गैस का कनेक्शन देंगे,
बिजली का कनेक्शन घर घर पहुंचाएंगे, ये सब आपको अपने गांव में, आसपास के गांव में दिख रहा है? हमारे गांव में, सारे गांव में, जहाँ एक मतलब यहाँ से 50 कदम दूर बाहर भी कहीं एक मकान बना के रह रहा है, वहाँ भी लाइट की व्यवस्था है, केबल द्वारा है। अच्छा, हर गांव में लैट्रिन बाथरूम की सारी, मतलब लैट्रिन तो कोई घर ही नहीं खाली है। अच्छा, दूसरी बात ये है जी, हमारे गांव में कम से कम ना भी आएंगे 400 कनेक्शन आए हैं गैस के जो कुल 100 रुपये में आए हैं। तो हमें तो मोदी ने दिया, अजीत को यहाँ से 4 बार बनाया सांसद, एक भी खरंजा कहीं अजीत का अगर एक लगा पा जाए आपको बोर्ड, एक बोर्ड पूरे क्षेत्र में देख लो कहीं। तो ट्रांसफार्मर जो जैसे गांव में ट्रांसफार्मर फूक गया तो पैसे देकर ट्रांसफार्मर मिला था, अब अपने आप धर के जाएंगे अपनी गाड़ी से ट्रांसफार्मर, कोई पैसा नहीं लेते हमारे से। आज फूक गया कल को आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे चूँकि जातीय समीकरण भी एक बड़ा मायने रखता है, चूँकि आरएलडी है जिसको बसपा सपा का समर्थन भी प्राप्त है, तो आपको लगता है यहाँ पे जाट, दलित, मुस्लिम एक साथ होकर आरएलडी को वोट देंगे? नहीं जी, यहाँ जो है सब बीजेपी को देंगे वोट। दलित भी जो है ना हमारे साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, और जो है ना 50% जाट भी जो है बीजेपी के साथ है। दलित के तो नेता मायावती हैं, तो मायावती के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ मायावती का कैंडिडेट पर्सनल नहीं है, मायावती का कोई निशान नहीं है, और वैसे भी भाजपा से प्रभावित हैं दलित भी। हालांकि चौपाल में लोगों ने ये जरूर कहा कि बसपा उम्मीदवार नहीं होने से दलित वोट भी भाजपा को ही मिलेगा। फिर भी मुझे लगा कि दलितों के बीच पहुंचना चाहिए। जब दलितों के गांव में हम पहुंचे तो फिजा बदली हुई थी। घर नहीं बने जी, घर तो है नहीं जी। घर नहीं? हाँ, ऐसे भी बच्चे हैं जी जिनके माँ बाप नहीं, उनका घर भी नहीं जी। अभी कैसे रहते हो? अभी जैसे छप्पर घेर रखा था हमने। छप्पर घेर वैसे रहते? तो सरकार मकान बना रही थी गरीबों का, आपके मकान नहीं बने? नहीं जी, बोला था प्रधान ने एप्लीकेशन लगा, तो हमने एप्लीकेशन लगाई थी। 1 मीटर लगवाया था, उसमें भी आग लग गई, उसे 70 चक्कर काटे, वो दिन नहीं लगे लो। अब आप बताओ, आप तो कुछ बोल ही रहे हो, कुछ फायदा हुआ? पेंशन भी नहीं देनी। अच्छा, पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं, हमें नहीं मिल रहा। हाँ, कुछ लोग रसोई गैस और बिजली आने की बात जरूर स्वीकार कर रहे हैं। कुछ फायदा हुआ पिछले 5 साल में जी? हुआ जी। क्या क्या फायदा हुआ जी? फायदा जी, गैस सिलेंडर मिले, लाइट 24 घंटे रहती है, गैस भी आ रही, बिजली भी सही टाइम पर आ रही। ऐसा लग रहा है मानो पूरा बागपत 2 हिस्सों में बट गया हो, इसलिए यहाँ का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। लक्ष्मण रॉय, बागपत। हमें कुछ नहीं चाहता, हमें मोदी चाह। शौचालय भी मिला है और क्या नाम गैस भी मिला है। वैसे लक्ष्मण रॉय इस वक्त आगरा में है, ये रिपोर्ट उनकी बागपत से थी, तो आगरा वाली रिपोर्ट भी वो जल्द पेश करेंगे आपके लिए और बताएंगे कि जमीन पर इस वक्त क्या है चुनावी मूड। बहरहाल इधर चुनाव करीब है, ऐसे में यह अहम है कि आप किस नेता और किस पार्टी पर भरोसा करते हैं, और इसीलिए CNBC आवाज और फर्स्ट पोस्ट लेकर आए हैं नेशनल ट्रस्ट सर्वे। तो हमारे ग्रुप के वीकली पेपर फर्स्ट पोस्ट ने मार्केट एंड ओपिनियन रिसर्च एजेंसी इप्सोस के साथ मिलकर देश भर में ट्रस्ट सर्वे का दूसरा राउंड पूरा कर लिया है। इस सर्वे में लोगों से कई तरह के सवाल पूछे गए थे और हर सवाल का आधार है कि वो अपने नेता या पार्टी पर कितना विश्वास या भरोसा करते हैं। जो सवाल पूछे गए हैं उनमें से कुछ सवाल इस तरीके से हैं, वो हम आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मसलन ये सवाल पहला स्क्रीन पर आपके लिए कि प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज कैसा रहा है। देखिए अलग अलग जवाब हैं। बेहतरीन कहने वाले 21% से ज़्यादा, अच्छा कहने वाले 45% से ज़्यादा और औसत कहने वाले 19% से ज़्यादा। तो अगर ऊपर के 3 जोड़ लें तो करीब करीब 80% लोग हैं जो प्रधानमंत्री के काम को औसत से लेकर बेहतरीन तक मानते हैं। इसी प्रकार जो आगे सवाल आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए कौन सा उम्मीदवार सबसे अच्छा है, लेकिन उससे पहले ये कि साल भर के दौरान देश की समस्याओं को लेकर राहुल गांधी कितने परिपक्व हैं, उन्होंने कितनी परिपक्वता दिखाई है। 41% लोग मानते हैं कि वो पहले से ज़्यादा परिपक्व हुए हैं, जबकि 34% का ऐसा मानना नहीं है। और ये है ट्रस्ट, ये ट्रस्ट की बात है, ये कोई वोट नहीं है, ये कोई हार जीत नहीं है, ये ट्रस्ट है, भरोसा है। प्रधानमंत्री के लिए आपकी उम्मीदवार के लिए आपकी पसंद कौन होगा? तो देखिए यहाँ पर हमने 2 तुलना की है। जनवरी में भी ये सर्वे आया था, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए 52% लोगों का भरोसा था, लेकिन अब वो भरोसा बढ़ गया है। 63% लोग उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी के लिए जनवरी में आंकड़ा था करीब 27% का, जो अब घट के 16% के आसपास आ गया है। उसी तरह दूसरे उम्मीदवार हैं
उनमें भी यहाँ पर मायावती हो चाहे फिर ममता बनर्जी हो, उनमें कमी आई है। लेकिन प्रियंका गांधी के लिए यह आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। करीब करीब 1% था जनवरी में, जो अब 1.5% के पास चला गया है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में राज्य सरकार चला रही पार्टी को क्या वोट देंगे, यानी ये जो चुनाव है वो तो केंद्र के लिए है, केंद्र की सरकार को चुनेंगे, लेकिन अगर आपके राज्य में जो सरकार पार्टी की सरकार है उसे क्या वोट देंगे? करीब करीब 70% लोग मान रहे हैं कि हाँ दे देंगे, 20% का मानना है कि ऐसा नहीं होगा। तो ये जो पूरा सर्वे है इसमें से ढेर सारे सवाल हैं, और जैसा हमने आपसे कहा कि ये ट्रस्ट का सर्वे है। कितना भरोसा कर रहे हैं आप लीडर्स पर, पार्टीज पर कि वो देश के मुद्दों को समझते हैं, चलाते हैं, उन्हें वोट करना चाहिए? ये पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। पूरा डिटेल में सर्वे हम आपके लिए लेकर आएंगे आज रात 7:57 पर, सिर्फ CNBC आवाज पे। तो जरूर देखिएगा, देखना मत भूलिएगा। इधर लक्ष्मी विलास बैंक के बोर्ड ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। विलय के बाद लक्ष्मी विलास बैंक के 100 शेयरों के बदले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के 14 शेयर मिलेंगे। मर्जर पर पूरी खबर लेते हैं रिसर्चर आशीष वर्मा से। आशीष, मर्जर से स्वैप रेशियो से क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, हम काफी लंबे अरसे से बता रहे थे कि शायद विलय होता हुआ आपको नजर आएगा, और फाइनली कल दोनों कंपनियों के बोर्ड से मंजूरी दे दी और अब नाम होगा इंडियाबुल्स लक्ष्मी विलास बैंक। हाँ, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो प्रपोज मर्जर है उसमें जो स्वैप रेशियो सामने आया है, अगर आपके पास लक्ष्मी विलास बैंक के इस समय 100 शेयर्स हैं तो आपको 14 शेयर्स इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के मिलेंगे। अभी जो कल की क्लोज है शेयर के भावों के लिहाज से, आसान शब्दों में 35% प्रीमियम बनता है लक्ष्मी विलास बैंक के लिए। और एक बात और ध्यान रखें, मार्च एंड में ये स्टॉक 60-65 के लेवल्स पर था, जो आज 90-95 के लेवल्स पर आके खड़ा हुआ है। तो शेयर में वैसी तेजी आ चुकी थी और ये स्वैप रेशियो जो आया है इनके फेवर में है। तो लक्ष्मी विलास शेयर होल्डर्स के लिए तो एक विंडफॉल गेन जो कहना चाहिए, मर्जर बहुत पॉजिटिव है। राइट आशीष, तो ये मर्जर आप कह रहे हैं पॉजिटिव है। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ। जो स्वैप रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जहां पर यह है कि आपके पास अगर लक्ष्मी विलास बैंक के 100 शेयर्स थे तो वहां अब आपको इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के 14 शेयर मिलेंगे। आगे बढ़े, फ्यूचर ग्रुप ने साउथ मुंबई के पेडर रोड पर नया फूड हॉल स्टोर खोल दिया है। यह देश का 12वां और मुंबई का 5वां स्टोर है। फूड हॉल की कंसेप्ट हेड अवनी बियानी ने हमसे खास बातचीत में बताया कि कंपनी अब डिजिटल ग्रोथ पर फोकस कर रही है, साथ ही कंपनी स्टोर के जरिए अपने प्राइवेट फूड ब्रांड्स पर भी फोकस करेगी। हमारा रन रेट अगले साल का 350 करोड़ का है, और जैसे कि आप जानते हैं हमने अभी हमारा स्कूटी का टाइप भी अनाउंस किया है। तो हम डिजिटल, होम डिलीवरी, गिफ्टिंग, मेंबरशिप, ये सब को लेके बिजनेस को अभी बढ़ाएंगे। और एक्सपेंशन प्लान्स कैसे हैं? आई थिंक एक्सपेंशन प्लान्स दुकानों के तौर तरीके से नहीं है, लेकिन बिजनेस पे है। तो अभी डिजिटल पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा, मेंबरशिप पे फोकस होगा, गिफ्टिंग जैसा एक बिजनेस है उस पर फोकस होगा। हमारे जो प्राइवेट ब्रांड्स है, हमारा जो चाय का ब्रांड है THT, जिसमें चाय लाउंजेस है, और हमारा जो स्पाइसेस का ब्रांड है, हमारे जो इन हाउस ब्रांड्स है, वो सब पे फोकस रहेगा। शेल कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स के रिटर्न फॉर्म में बदलाव किए हैं। अब अनलिस्टेड कंपनियां या स्टार्टअप में निवेश करने वालों को शेयर होल्डिंग की पूरी जानकारी देनी होगी। सरकार की मंशा ब्लैक मनी पर भी काबू पाने की है। नए फॉर्म में डायरेक्टर्स, निवेशकों को पूरी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही अनलिस्टेड कंपनियों में निवेश भी बताना होगा। स्टार्टअप में निवेश का ब्यौरा भी अब इनकम टैक्स विभाग ने मांगा है। इस खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं टैक्स एक्सपर्ट मनोज पावा। तो पावा साहब, ये जो बदलाव इस बार रिटर्न फॉर्म में किए गए इन्हें कैसे देखते हैं आप? सरकार अब थोड़ा और टाइट कर रही है? ये बदलाव बहुत जरूरी थे, नीड ऑफ आवर। इसलिए बदलाव सरकार ने काफी शेल कंपनीज को लास्ट ईयर जो बंद किया लास्ट ईयर में, अभी भी बहुत सारी शेल कंपनीज और शेल इन्वेस्टमेंट चल रही थी। अब इस बदलाव के बाद जो लोग भी शेल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जिन्होंने करी है, उन सबके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा कि बिकॉज ITR 6 फॉर्म में SH1 के अंदर उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन मांगी है कि आपके शेयर होल्डर्स कौन कौन है, उनका पैन नंबर बताओ, उनका डेट ऑफ अलॉटमेंट बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स बताओ, कब और कितने रुपए में उन्होंने शेयर्स लिए, पूरी इंफॉर्मेशन मांगी है ITR 6 में। और जो शेयर होल्डर है उनसे भी इंफॉर्मेशन मांगी है कि आप किस कंपनी में, अनलिस्टेड कंपनी में शेयर्स होल्ड करते हैं, उसकी पूरी डिटेल दीजिए। तो इस सबकी वजह से स्टार्टअप के लिए भी सरकार ने कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर मांगा है कि किस कैटेगरी का शेयर होल्डर है आपके पास, उसकी डिटेल दीजिए, कितने शेयर्स उसने होल्ड किए, उसका पैन नंबर क्या है, कितनी फेस वैल्यू पे शेयर्स इशू किए, और इशू प्राइस क्या था, और कितना पेड अप हुआ, और कितनी आपने प्रीमियम चार्ज करी है।
ये सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास आपको ITR 6 फॉर्म के थ्रू फाइल करनी है। जी, तो मनोज जी, अब यहाँ पर क्या माना जाए कि जिस तरीके से सरकार ने ये नए नियम बना दिए हैं, अभी और काले धन को निकालने के लिए सरकार के हाथ को मजबूत करेगा, या फिर ये जो टैक्स पेयर्स हैं जिनको रिटर्न फाइल करना, उनके लिए मुश्किलात बढ़ेगी? जेन्युइन टैक्स पेयर्स को कुछ मुश्किलात जरूर पड़ेंगी जेन्युइनली, बट इससे एक फायदा, जो बहुत बड़ा फायदा सरकार को पहुंचेगा, कि जो काला धन एंट्री के रूप में या एडजस्टमेंट के रूप में काला धन को सफेद बनाने का कार्यक्रम चलता था, उस पे काफी हद तक इससे रोक लग जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया मनोज पावा साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो काले धन पर सरकार शिकंजा कसना चाहती है, उसने टैक्स रिटर्न को थोड़ा सा और जानकारियां ज़्यादा मांगी है। उसमें उन्होंने कहा कि जेन्युइन टैक्स पेयर को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा जानकारी देनी होगी, लेकिन हम कहेंगे कि अगर जेन्युइन ही है टैक्स पेयर तो फिर यहाँ घबराने की या दिक्कत होने की कोई बात नहीं होनी चाहिए।